अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुनीबुर रहमान और लेक्चर नंबर 2 हार्मोन्स आज मैंने पढ़ाना है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स पढ़ाई थी। आज मैं आपको मैकेनिज्म पढ़ाऊँगा। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन होता क्या है? मैकेनिज्म एक्चुअली में हार्मोन के वर्क करने को कहते हैं। हार्मोन डायरेक्ट नहीं वर्क करता, हार्मोन इनडायरेक्ट वर्क करता है और उसके वर्क करने के पीछे, उसके एक्शन करने के पीछे, टिश्यू को रेगुलेट करने के पीछे पूरा एक मैकेनिज्म होता है, तो उसको हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन्स आर सिक्रीशन और केमिकल मैसेंजर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्ट ऑन अ टारगेटेड साइट। ठीक है, 3 चीज़ें हैं इसकी स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनिशन में। हार्मोन्स सिक्रीशन होगी या केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, एक्ट ऑन अ टारगेटेड साइट। ये जो तीसरी बात है ना, इस पे हमने ध्यान देना है, ठीक है, मैकेनिज्म पे। तो हम रिव्यू कर लेते हैं। 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हमने बताए थे पिछले लेक्चर में। ऑन केमिकल नेचर, प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, अमीनो एसिड या स्टेरॉइड्स। जो प्रोटीन और जो प्रोटीन है ना, वो है क्या चीज़ थी? लिपोफोबिक, ठीक है। प्रोटीन जो था वो लिपोफोबिक था और ये किस मैंने बताया था, ये इंट्रासेलुलर स्पेस में नहीं जा सकता, मतलब साइटोसोल में नहीं जा सकता। ये ऊपर ही रहता है सेल की मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर। और ये जो दो थे, ये इसमें मैंने बताया था लिपोफिलिक थे, ठीक है। तो इन्हीं बेस पे हार्मोन्स आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इस बेस पे हमने दो या रिसेप्टर्स की बेस पे दो ग्रुप्स में जो है कैटेगराइज किया। एक ग्रुप जो था, मैंने इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के बारे में बताया था और दूसरा रिसेप्टर्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन। ग्रुप 1 की बात करें तो लिपोफिलिक है, ठीक है। लॉन्ग इनकी हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ यूजली जो हार्मोन्स होते हैं ना, उनकी भी हाफ लाइफ होती है कि वो कितना टाइम में हाफ हो जाते हैं, या जो उनकी पोटेंसी होती है वो हाफ हो जाती है कितने टाइम पे, उसको हाफ लाइफ कहते हैं। इनकी लॉन्ग हाफ लाइफ होती है। एक्ट थ्रू हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये एक्ट करते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स और इनके लिए एक मॉलिक्यूल चाहिए होता है ट्रांसपोर्टर, ठीक है, ग्रुप 1 के हार्मोन्स के लिए। आगे मैं इनकी एग्जांपल भी बताऊंगा। ग्रुप 2 को इन कंट्रास्ट देख लेते हैं। ग्रुप 2 हाइड्रोफिलिक होते हैं, शॉर्ट हाफ लाइफ होती है। रिसेप्टर्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन, जो रिसेप्टर्स इनके इंट्रासेलुलर थे, इनके एक्स्ट्रा सेलुलर है। नीड सेकेंडरी मैसेंजर, तो इसके लिए कुछ एक सेकेंडरी मैसेंजर चाहिए होता है, क्योंकि हार्मोन्स है एज अ वो जो एंटिटी है, लाइगेंट है, इनको लाइगेंट कहते हैं, ठीक है, लाइगेंट। हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स हो गए, टॉक्सिन हो गए, ड्रग हो गए, जो भी रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उनको लाइगेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो नीड सेकेंडरी मैसेंजर। अब वो अंदर तो खुद नहीं जा सकता ना सेल के अंदर हार्मोन्स, तो अब क्या करेगा वो? एक सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ेगी उसको। वो सेकेंडरी मैसेंजर 4 तरीकों से होता है। साइक्लिक एएमपी से, साइक्लिक जीएमपी एएमपी जीएमपी, और तीसरा है कैल्शियम या फॉस्फेटाइडाइन इनोसिटोल, ठीक है। अब जो डी कैटेगरी है ना, काइनेज फॉस्फेटेज, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको ये सिर्फ 3 ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट कैल्शियम, और ये तीसरी जो हमारे पास ब्रांच है। सो अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हार्मोन्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं, कौन कौन से इसमें हार्मोन्स आते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स जितने भी हो गए, मैंने स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में बताया था, ओ एन ई आते हैं उनके एंड में। टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, तो ये सारे एस्ट्रोजन ये आ जाते हैं, ठीक है। T3 T4 रेटिनोइक एसिड, कैल्सिट्राइओल, ठीक है। जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है ना, वो तो साइटोसोल के अंदर जाएंगे, ठीक है, साइटोसोल होंगे, साइटोसोल के अंदर, ठीक है। लेकिन जो T3 और T4 और रिटेनोइक एसिड है, ठीक है, वो इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे जाकर एक्ट करेंगे, मतलब वो न्यूक्लियस के अंदर भी जा सकते हैं। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। सो जो ग्रुप 2 के हार्मोन्स हैं उनको हमने 4 तरह से क्लासीफाई किया है, उनके जो सेकेंडरी मैसेंजर्स है ना, उनकी बेस पे। साइक्लिक एएमपी जो क्लास है उसमें आते हैं एड्रीनालिन, एलएच, ग्लूकागॉन, एफएसएच, एमएसएच, एसीटीएच, पीटीएच, कैल्सिटोनिन और सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। साइक्लिक जीएमपी में नाइट्रिक ऑक्साइड और आर्ट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। नेट्रियूरेटिक फैक्टर जो है ना, ये हार्ट के एट्रियल मस्कुलेचर है ना, उसमें से रिलीज होती हैं फैक्टर्स, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजी की जो जेपी बुक है ना, मैंने सारा वहाँ से मटेरियल लिया है। कैल्शियम और फॉस्फेटाइड इनोसिटोल। ऑक्सीटोसिन इसमें आता है, ठीक है, जीएनआरएच आता है, और गैस्ट्रिन, कोलिसाइटोकाइलिन। और कोलिसाइटोकाइलिन ये जो हमारा लीवर के साथ जो गॉल ब्लैडर होते हैं ना, उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट या एक्साइट करता है। टीआरएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, और सब्सटेंस पी। काइनेज और फॉस्फेटेज हमारे सिलेबस में नहीं, लेकिन इनकी एग्जांपल एमसीक्यूज में आ जाती है। जीएच ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन और इंसुलिन, ठीक है। सो मैंने और मजीद अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर मैंने एक थोड़ा छोटा सा जो है ब्रांचेस टाइप बना दिया, ताकि आपको भी थोड़ा समझ में आ जाए। हार्मोन रिसेप्टर्स की बेस में हमने 2 रिसेप्टर्स जो हैं वो देखें। एक है सेल सरफेसेस जिसमें ग्रुप 1 हार्मोन्स एक्ट करते हैं, और एक है इंट्रासेलुलर जिसमें ग्रुप 2। अब ग्रुप 1 में प्रोटीन हार्मोन्स एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन आ जाते हैं, ठीक है। ये वो हार्मोन्स हैं जो अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकते सेल के। और ग्रुप 2 के अंदर मैंने आगे 2 क्लासिफिकेशन बताई थी, वो हार्मोन जो सिर्फ साइटोसोल तक रहते हैं, और वो हार्मोन जो न्यूक्लियस के अंदर भी चल जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा? स्टेरॉइड हार्मोन साइटोसोल के अंदर। अच्छा, ये जो हार्मोन्स है ये भी न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं, लेकिन ये पहले क्या बनाएंगे? हार्मोन और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। लेकिन ये क्या करेगा? ये डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और फिर हार्मोन और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसको इनमें थायराइड हार्मोन आते हैं, T3 और T4, और रिटेनोइक एसिड मैंने आपको बता दिया था। स्टेरॉइड हार्मोन साइटोसोल के अंदर रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब बारी बारी सेल सरफेसेस जिनको ग्रुप 1 का है, इंटरसेलुलर जिनको ग्रुप 2 का है, इन दोनों के बारी बारी हम मैकेनिज्म देखेंगे।
सो मैकेनिज्म ऑफ ग्रुप 1 हार्मोन्स जो है उसको मैंने एक डायग्राम से शो किया हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम बहुत स्टैंडर्ड है, हार्पर्स इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री में भी है और जेपी में भी है, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट है। तो मैंने जो बनाई है वो बहुत ईजी डायग्राम बनाई है, और ये डायग्राम मैं समझाऊंगा, जो थ्योरी होगी वो इस डायग्राम के अंदर जो इवेंट्स हो रहे होंगे ना वही आपने थ्योरी में लिखना है। तो मैकेनिज्म ऑफ ग्रुप 1 हार्मोन्स में मैंने क्या बताया था, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स वो हार्मोन्स के रिसेप्टर्स होंगे जो हार्मोन जो होंगे वो पेनिट्रेट कर जाएंगे सेल मेम्ब्रेन को, लिपिड बाइलेयर को। तो फॉर एग्जांपल उसके अंदर दो तरह के मैंने एग्जांपल्स बताई थी, एक था जो साइटोसोल के अंदर हार्मोन और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और जो एक न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये दो तरह के मैंने बताए थे, न्यूक्लियस के अंदर T3 T4 रेटिनोइक एसिड था, और साइटोसोल के अंदर जो बनाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और स्टेरॉइड हार्मोन्स। फॉर एग्जांपल साइटोसोल में अगर स्टेरॉइड हार्मोन्स की मैं एग्जांपल लेता हूँ, इस हार्मोन ने अब एक्शन करना है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ग्रुप 1 हार्मोन स्पेशली स्टेरॉइड का क्या होगा, वो हार्मोन क्या करेगा, लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करेगा। ये लिपिड बाइलेयर है, क्यों, क्योंकि लिपोफिलिक इन नेचर, ठीक है। ये हार्मोन मैंने पिंक से शो किया हुआ है, इसकी एक स्पेसिफिक शेप है, ठीक है। अब वो हार्मोन क्या करेगा, वो हार्मोन ये ग्रीन कलर से जो मैंने शो किया हुआ है रिसेप्टर है, ठीक है। जो रिसेप्टर मैंने बताया था इंट्रासेलुलर, वो हार्मोन जो है वो रिसेप्टर के साथ क्या करेगा, HR कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद उनमें कुछ कन्फर्मेशन चेंजेस आएगी। ये डायरेक्टली हार्मोन इसके अंदर नहीं जा सकता, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मैंने शो किया हुआ। हार्मोन को पहले थोड़ा सा हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर थोड़ी सी कन्फर्मेशन को चेंज करना होगा। कन्फर्मेशन चेंज होगी तो फिर ये जो वाली लेयर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्रॉस करेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रॉस करने के बाद जो अगला स्टेप होगा वो हार्मोन रिस्पॉन्स इफेक्टर, ठीक है। ये यहाँ पर जो है ये इफेक्टर साइट होगी, और वो होगी हमारे डीएनए, न्यूक्लियस के डीएनए में एक साइट होगी, वहां पर जाकर सीधा एक्ट करेगा और वहां पर ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को ज्यादा कर देगा, जिससे क्या होगा, मैसेंजर आरएनए ज्यादा क्रिएट होंगे, एक्साइट होंगे, और उसके बाद एक हमें स्पेसिफिक प्रोटीन देखने को मिलेगी, और वो प्रोटीन एंजाइम भी हो सकती है, और वो प्रोटीन फिर क्या करेगी, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को आगे बिल्ड करेगी। तो इससे क्या हुआ, एक हार्मोन ने अपना काम कर लिया, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। और ये हार्मोन का जो रिस्पॉन्स मैंने स्पेसिफिकली बताया, ये हार्मोन था हमारा स्टेरॉइड हार्मोन, जो कि साइटोसोलिक रिसेप्टर बनाता है। फिर अब मैं बारी बारी समरी बताऊं, सबसे पहले क्या करेगा, वो क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कंफर्मेशन चेंजेस होगी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स में, वो क्या करेगा, हार्मोन रिस्पॉन्स इफेक्टर के पास जाएगा। वो इफेक्टर क्या होगा, मैसेंजर आरएनए की प्रोडक्शन को ज्यादा कर देगा, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन को ज्यादा करने के बाद प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, जो स्पेसिफिक प्रोटीन होगी वो बायोकेमिकल रिस्पॉन्स को जनरेट करेगी। तो अगर मैं न्यूक्लिक रिसेप्टर हार्मोन है उनकी एग्जाम्पल में, तो T3 T4 हार्मोन किस तरह काम करते हैं, वो डायरेक्टली क्रॉस कर लेते हैं, कोई इधर रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ये वाली जो मेम्ब्रेन है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं वो भी क्रॉस कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या करेंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद सीधा मैसेंजर आरएनए की प्रोडक्शन करेंगे, फिर प्रोटीन और फिर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। तो ये पॉइंट्स होंगे कुछ जो आपने इस मैकेनिज्म में एक्सप्लेन करने होंगे। सो अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ग्रुप 2 हार्मोन्स, ठीक है। ग्रुप 2 हार्मोन्स का जो मैकेनिज्म है ना, ये आपने समझना है, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी मैकेनिज्म है और इसके आगे 3 मैकेनिज्म और हैं जो इससे ब्रांच है। तो इसका जो जनरल मैकेनिज्म है ना, जो तीनों में ही होगा, वो सेल सरफेस रिसेप्टर। मैंने आपको क्या बताया था, ग्रुप 2 के हार्मोन्स जिसके अंदर प्रोटीन हार्मोन्स आते हैं। प्रोटीन हार्मोन्स वो क्या करते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स और स्पेसिफिकली एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन कैटेकोलामाइन जिन्हें कहते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर्स होंगे। सेल के ऊपर, ये सेल है, इसके ऊपर रिसेप्टर होंगे, ठीक है ना। और वो रिसेप्टर खास रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। वो रिसेप्टर क्या करते हैं, जी प्रोटीन को एक्साइट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। जी प्रोटीन क्या चीज़ है, ट्राइमेरिक प्रोटीन है। ट्राइमेरिक यहाँ मैं शो कर देता हूँ, ट्राइमेरिक होंगे, इनके ट्राई मोनोमर्स होंगे, एक मोनोमर्स गैमा, एक बीटा और एक अल्फा, और अल्फा के साथ GDP गवानोसिन डाइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल जुड़ा होगा अल्फा चेन के साथ, ठीक है। अब ये ट्राइमेरिक प्रोटीन क्या करेगी, एक्टिवेट ये होगी, तो इसके एक्टिवेशन से फॉस्फोकाइनेज मॉलिक्यूल एक्टिवेट होगा। उससे क्या होगा, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल सेल के अंदर मौजूद होंगे ना, वो क्या करेंगे, वो फॉस्फोप्रोटीन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। फॉस्फोप्रोटीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में को भी वो स्पीड अप करती है और बाकी सारे मेटाबॉलिज्म को। तो इससे क्या होगा, बायोकेमिकल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक हार्मोन सेल के ऊपर आया, उसने जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया, जी प्रोटीन ट्राइमेरिक प्रोटीन है, फॉस्फोकाइनेज एक्टिवेट हुआ, फॉस्फोकाइनेज ने सेल की प्रोटीन्स को फॉस्फोप्रोटीन्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया और उससे बायोकेमिकल चेंजेस जनरेट हुए। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है जो सब हो रहा है। ये एक हार्मोन है जो प्रोटीन हार्मोन है, जिसको मैंने कह दिया ग्लूकागोन और इंसुलिन, वो यहाँ पर आएगा। अब ये है सेल के ऊपर वाली साइड, सेल के अंदर है ये, और ये सेल के बाहर। तो अब एक चीज़ है वो मैं आपको समझानी है। ये जो मैंने बनाई हुई ये चीज़, ये क्या है, ये 7 मेम्ब्रेन ट्रांसडक्शन चैनल होता है, ठीक है। 7 मेम्ब्रेन, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये एक तरह का क्या होता है, रिसेप्टर। अब ये क्या रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर लिंक करता है हमारे हार्मोन को जी प्रोटीन के साथ। तो ये क्या हुआ, ये एक ऐसा रिसेप्टर है जो हार्मोन और जी प्रोटीन को लिंक करता है। अब वो लिंक कैसे करेगा, हार्मोन तो हमारा इसके अंदर सेल के अंदर नहीं आ सकता ना, तो ये रिसेप्टर मदद करेगा। ये रिसेप्टर हार्मोन यहाँ पर आया, फॉर एग्जांपल ये ग्लूकागोन का हार्मोन इसके साथ लिंक हुआ,
जैसे ही लिंक करेगा यहाँ सिग्नल आएगा, ट्रांसडक्शन सिग्नल क्या करेगा, गैमा बीटा अल्फा की जो चेन है, ये जो जी प्रोटीन है, इसको यहाँ पर अपने साथ बाइंड कर लेगा। इसकी बाइंड करने के वजह से क्या होगा, जो जीडीपी है ना वो जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। टीपी में कन्वर्ट होने की वजह से अल्फा चेन की एफिनिटी गैमा और बीटा से बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, अल्फा जीटीपी चेन निकल जाएगी। और ये जो एक मैंने ये बनाया हुआ ना, ये है हमारे पास इफेक्टर मॉलिक्यूल। इफेक्टर मॉलिक्यूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इफेक्टर मॉलिक्यूल फिर 3 टाइप्स का हो सकता है, या तो एडिनाइल साइक्लेस हो सकता है, सीएमपी जीएमपी, ठीक है। तो ये फिर क्या करेगा, ये जीटीपी इफेक्टर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगा और फिर बायोकेमिकल चेंजेस होंगी। तो ये था मैकेनिज्म, ठीक है। सो ग्रुप 2 में सबसे पहले हम ए ग्रुप को देखते हैं। ए ग्रुप में क्या होगा, थ्रू सीएमपी साइक्लिक एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, ग्रुप 2 का पाथवे सारा। ग्रुप 2 के पाथवे में एंड पे क्या होता है, एंड पे हमें जी प्रोटीन एक्टिवेट मिलेगी, एक्टिवेटेड फॉर्म में, और वो क्या करेगी, किसी इफेक्टर साइट पे जाएगी। साइक्लिक एएमपी की केस में जो हमारा इफेक्टर होता है ना, वो एडिनाइल साइक्लेज होता है। एडिनाइल साइक्लेज इज एन एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन द इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन ऑन द इफेक्टर साइट व्हिच बाइंड लेटर ऑन विद अल्फा चेन ऑफ गवानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको थ्योरी सी बता दी। सो होगा क्या, जब ये एडिनाइल साइक्लेज के साथ जुड़ जाएगा जीटीपी, तो एडिनाइल साइक्लेज जो होगा वो एक्टिवेट होगा, दिस विल एक्टिवेट दिस एंजाइम। एडिनाइल साइक्लेज जब एक्टिवेट होगा तो वो जो एटीपी जनरेट हो रही होगी सेल के अंदर, उसको साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देगा। और ये जब साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट होगा, तो साइक्लिक एएमपी सेल के अंदर क्या क्या कर सकता है वो हम देखते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल फाइबर, पहला फंक्शन, मतलब कि हार्मोन ने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल फाइबर की करवा दी। अल्टरेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन चैनल्स, सोडियम और कैल्शियम के चैनल को फास्ट इनहिबिट या स्लो कर सकता है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। सिंथेसाइज ऑफ सब्सटेंसेस इन द सेल, बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस को सिंथेसाइज कर सकता है। कैसे, साइक्लिक एएमपी जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, उधर या तो इनहिबिट कर देगा या तो एक्साइट कर देगा पैकेजिंग की, सेल पैकेजिंग। तो एग्जांपल है एड्रीनालिन, ग्लूकागोन, एलएच, एफएसएच, एमएसएच, ठीक है। तो ये थे हमारे वो एंजाइम वो हार्मोन्स जो थ्रू साइक्लिक एएमपी के पाथवे को फॉलो करते हैं। और ये पाथवे क्या है, ग्रुप 2 का, जो कि क्या करते हैं, लिपोफोबिक होते हैं और वो सेल सरफेस के ऊपर ही रहते हैं। और ये था सेकेंडरी मैसेंजर का काम सारा। तो जो बी ग्रुप है वो भी बिल्कुल ऐसी होगा, बी ग्रुप में भी सब कुछ वैसी होगा, लेकिन क्या होगा, साइक्लिक एएमपी की जगह साइक्लिक जीएमपी हो जाएगा, गवानोसिन मोनोफॉस्फेट, सेम टू सेम पाथवे रहेगा, एडिनाइल साइक्लेज ही होगा। तो इसके अंदर हमारे पास जो हार्मोन्स आते हैं उसके अंदर एक है ए, ये वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी हार्मोन की बात कर रहा हूँ, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, एएनएफ, ठीक है, एक ये। और दूसरा हार्मोन जो है ग्रुप साइक्लिक जीएमपी, मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड वैसोडाइलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हमें वैसोडाइलेशन की कोई ड्रग लेनी हो ना, तो उसके ऊपर अगर हम उसके फार्माकोडायनामिक्स या फार्माकोकाइनेटिक्स देखें तो उसके फॉर्मूले में नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, तो वो वैसोडाइलेशन के लिए होता है। सो लास्ट जो है हमारे सिलेबस में, बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस में, वो है थ्रू कैल्शियम और फॉस्फेटाइल इनोसिटोल, ठीक है। तो ये सी है, सेम टू सेम साइक्लिक जीटीपी, जो साइक्लिक कह रहा हूँ, अल्फा चेन ऑफ जीटीपी एक्टिवेट हुई, इफेक्टर के साथ बाइंड किया। इस बार इफेक्टर, पिछली बार इफेक्टर था एडिनाइल साइक्लेज, इस बार इफेक्टर है फॉस्फोलाइपेज सी, ठीक है, फॉस्फोलाइपेज सी, जीटीपी अल्फा चेन एक्टिवेट, ये क्या करेंगे, पीआईबी, फॉस्फो इनोसिटोल बिसफॉस्फेट, ठीक है, इसको ये भी लिख सकते हैं PiP2, बिसफॉस्फेट का मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप। ये जब ये सारा एक्टिवेट हो जाएगा तो फॉस्फोलाइपेज सी क्या करेगा, पीआईबी को डीएजी क्या है, डाई असाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा, और पीआईबी किस में कन्वर्ट होगा, IP3, इन ऑसिटोल ट्राइफॉस्फेट। और ये 2 मॉलिक्यूल आगे बायोकेमिकल एक्टिविटीज करेंगे, कैसे वो मैं बताता हूँ। जो एग्जांपल है, जो हार्मोन्स इस पाथवे को फॉलो करते हैं, उसमें ऑक्सीटोसिन है, वेसोप्रेसिन है, सब्सटेंस भी है, कोलिसाइटोकाइनिन है, ठीक है। तो ये जो एक्टिवेटेड जीटीपी है ना, ये क्या करता है, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम आयन। और ये जो इनऑसिटोल ट्राइफॉस्फेट है, ये भी इंक्रीज करता है कैल्शियम चैनल को। किस तरह करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेगा कि कैल्शियम की मिकदार को ज्यादा करने सेल के अंदर, दिस कैल्शियम। और फिर ये जो कैल्शियम होगा ये बाइंड होगा कैलमोडुलिन, ठीक है, कैलमोडुलिन और ट्रोपोनिन सी, ये स्केलेटल मसल्स के अंदर होते हैं, ट्रोपोनिन सी और कैलमोडुलिन, ठीक है। दिस कैल्शियम ये कॉम्प्लेक्स बना देगा, कैल्शियम और कैलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स, ये क्या करेगा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। तो एक बायोकेमिकल चेंज हो गया, हमारा हार्मोन का काम हो गया। IP3 जिसको हमने इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट का, एक्ट्स ऑन द प्रोटीन काइनेज सी, ये एक और मॉलिक्यूल सेल के अंदर मौजूद होगा, उसके ऊपर एक्ट करेगा एंड कॉज द फिजियोलॉजिकल रिस्पांस बाय रिलीज ऑफ कैल्शियम इन टारगेटेड साइट, कैल्शियम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा और फिजियोलॉजिकल रिस्पांस को इंक्रीज कर। डीएजी डाई एसाइल ग्लिसरॉल फ्रॉम जो डाई एसाइल ग्लिसरॉल, ये दोनों ही हमें किससे मिले, PiP2 जिसको मैंने नाम दिया फॉस्फो इनोसिटोल डाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट, फॉर्म फॉस्फोप्रोटीन। ये क्या करेगा, डीएजी, ये इसने क्या किया, प्रोटीन काइनेज पैक किया, इसने डायरेक्टली फॉस्फोप्रोटीन को बना दिया, जिससे बायोकेमिकल चेंजेस हुए। तो ये था
मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लेके और डायग्राम से आपको शो किया, लेकिन आपने जो पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन भी करना है जिस तरह मैंने आपको वर्बली एक्सप्लेन किया। तो कोई भी क्वेश्चन हो वो आपने कमेंट में पूछना है। और ये था मेरा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में मैं हार्मोन्स इंडिविजुअली पढ़ाऊंगा, जिस तरह ग्लूकागॉन, इंसुलिन और वेजोप्रेसिन, पिट्यूटरी के हार्मोन्स हो गए, उन सारों का मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर और ओवर और हाइपोसिक्रीशन। ठीक है, तो ये था मेरा लेक्चर आज का। जज़ाकल्लाह।